देखिए नाटो को समझते हैं, नाटो को समझने के साथ साथ आपको नाटो, सेटो, सेंटो, नाटो प्लस समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये नाटो वाले मिलकर यूक्रेन लड़ाई को क्यों नहीं चाहते कि खत्म हो। और रसिया को सबसे बड़ा लॉस जो हुआ है वो फिनलैंड को नाटो में शामिल होने से हुआ है। तो देखिए नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सैनिक संगठन है, इसको फ्रेंच भाषा में उल्टा बोलते हैं ओटान कहते हैं। तो जब भी कभी नाटो देखिएगा तो ओटान आएगा, और हर जगह कम्युनिस्ट फैलाते जा रहा था। तो नाटो का गठन 1949 में हो गया, ये एक सैन्य संगठन था। अब रसिया को चारों ओर से रोकना था, तो रसिया को सेंट्रल एशिया से रोकने के लिए, ईस्ट एशिया से रोकने के लिए सेटो बनाया गया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेटो 1954 में बनाया गया। इसको हथियार सेटो में मुख्य रूप से किसे शामिल किया गया, तो थाईलैंड को और इधर से फिलीपीन को, और नीचे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ताकि इधर से ये लोग अमेरिका के फेवर में रहे। और इन्हें हथियार कौन दे रहा था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। इधर से ये लोग सपोर्टिव हथियार दे रहे थे कि इधर से चाइना, कोरिया, इन सबको बिजी रखा जाए ताकि रसिया इस साइड में बिजी रहे, और इधर से नाटो डायरेक्ट रसिया को इंगेज कर रहा था। अब इन लोगों को लगा कि हम दो ओर से रसिया चाइना को घेरते जा रहे हैं, इधर से घेर रहा है नाटो, इधर से सेटो, नाटो सेटो ना, ये हो गया सेटो साउथ ईस्ट, ये हो गया सेटो और ये हो गया नाटो। अब रसिया को थोड़ा अनबैलेंस लगने लगा कि सोच रहा दोनों खोपड़िया नोच देगा सब, तब अमेरिका शांत बैठने वाला तो है नहीं, इसने इसी बीच में ला दिया एक ठो सेटो, सेंट्रल, सीईटी से सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अगले साल 1955 में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को भी हथियार दे रहा था इधर से ब्रिटेन। इसमें कौन कौन से, इसमें थे तुर्की, इराक, ईरान और पाकिस्तान। सोचिए ये सेंट्रल थे सब, ये हो गया सेटो। अब ये रसिया पे दबाव बनाते थे सब, यहां पे रसिया को आगे बढ़ने से रोकते थे सब, सेटो। इधर से कौन चढ़ता था, सेंटो, इधर से सेटो, ये हो गया सेंटो, ये सेटो और ये सेंटो, इधर से नाटो। चारों ओर से रसिया को घेर लिया सब, नाटो, सेंटो, सेटो, चारों ओर से रसिया को घेर लिया सब। रसिया को लगा कि भैया हम तो पिसा जाएंगे। अब भारत को कहे तो भारत किधर जाए भैया, अब भारत हो गया फेरा में पड़ गया, क्योंकि रसिया को इधर से तो घेर लिया है नाटो, यहां से घेर लिया है सेटो, सेंटो, ये हो गया सेटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब रसिया के लिए कंफर्टेबल में हो गया दिक्कत, रसिया ढूंढने लगा अपना कोई पार्टनर। इस बीच जो भी रसिया के फेवर में जाता था, अमेरिका उसके आंगा लगाता था। अब इस कंडीशन में इंडिया कंफ्यूज हो गया, इंडिया किधर से जाए, क्योंकि अगर नाटो ज्वाइन करता है इंडिया तो रसिया नाराज, सेंटो में भी रसिया नाराज, सेटो में भी रसिया नाराज। और रसिया हमारा बहुत जरूरी मित्र है वहां पे, क्योंकि पास में है यहाँ पे रसिया, कभी भी हम लोग के विकट परिस्थिति में रसिया ही काम आएगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया, उस समय जवाहरलाल नेहरू जो थे बड़ी समझदारी का काम किए। 1961 में इन्होंने कहा कि अमेरिका के फेवर वाली दुनिया को कहा जाता था पहली दुनिया, और रूस के फेवर वाले को कहा जाता था दूसरी दुनिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हम लोग ना अमेरिका के फेवर में है ना रशिया के फेवर में, हम लोग तीसरी दुनिया के हैं। तो इसे तीसरी दुनिया या दक्षिणी दुनिया कहा जाता था। हालांकि इसका ऑफिशियल नाम था नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, शॉर्टकट में नाम गुट निरपेक्ष। हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। इसमें गुट निरपेक्ष में 4-5 लोग का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक इंडोनेशिया का अहमद सुकार्नो थे, भारत से जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया से जो थे मार्शल टीटो थे। ये लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, और ये जरूरी भी था गुट में न रहना। रीजन क्या है, गुट में से बहुत लॉस हुआ था। सेंटो में ईरान था अमेरिका के साथ, सेंटो में इराक था अमेरिका के साथ। देखिए वही अमेरिका ने इराक को उड़ा दिया, तबाह कर दिया। वही अमेरिका ने ईरान के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि एक समय था सेंटो की गठन अमेरिका ही नहीं किया था, इन लोगों को अपने साथ मिलकर की रसिया को बर्बाद करना है यहाँ पे। इसलिए बहुत ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में हम लोग अमेरिका और वेस्टर्न देशों पे भरोसा नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चारों ओर से रसिया की घेराबंदी चल रही थी। अब रसिया ऐसा तो नहीं है कि चुपचाप बैठा रहेगा। अगर आप रसिया को इधर से नाटो से घेरोगे, सेंटो से, सेटो से, चारों ओर से घेरोगे, रसिया भी तो कुछ ना कुछ करेगा। तो रसिया जो था, देखिए रसिया अलग है, सोवियत संघ अलग है। तो ये हो गया रसिया, ये वाला एरिया तो कंप्लीट हो गया रसिया, ये पूरा का पूरा रसिया का हो गया। रसिया उस समय रसिया ना हो के यूएसएसआर था, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो यूएसएसआर के साथ ऑलरेडी उसी का था आपका बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये उसी का था। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान उसी का था, और सेंट्रल एशिया भी इसी का था। तो ये सब का सब हिस्सा जो था यूएसएसआर का हिस्सा था। इसके बावजूद रसिया नहीं रुका। इतना यूएसएसआर होने के बावजूद, ये हो गया रसिया, इसमें इसको जोड़ दीजिए तो यूएसएसआर। अभी रसिया क्या सोचा आगे बढ़ने के लिए, इसने क्या लाया, वार्सो पैक्ट।
जिस तरह से अमेरिका नाटो ला रहा था, नाटो को काउंटर करने के लिए रसिया वार्सो पैक्ट लाया था। वार्सो पैक्ट 1955 में आया था। इस वार्सो पैक्ट के तहत रसिया अपने कम्युनिस्ट विचारधारा के देशों के साथ मिलकर एक संगठन बना रहा था, सैनिक संगठन। इस वार्सो पैक्ट में बहुत सारे देश थे, पोलैंड था, चेकोस्लोवाकिया था, हंगरी था, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ये सब देश मिलके बनाते थे आपका ये वार्सो पैक्ट। अब आप जरा देखिए रसिया का डोमिनेंस कहां तक है। ओरिजिनली रसिया ये रहा आपका, ये तो ओरिजिनल रसिया हो गया, ये पूरा का पूरा ओरिजिनल रसिया। अब रसिया के साथ ये ब्लू वाला एम्पायर को आप जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है यूएसएसआर, और उसमें ये आगे वाला हिस्सा देख लेते हैं तो वार्सो पैक्ट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नाटो कितनी जरूरी हो गई थी इन वेस्टर्न कल्चर के लिए, वरना ये वेस्टर्न को तो खा जाता है पूरा का पूरा रसिया। तो इतना एग्रेसिवली ये रसिया आगे बढ़ रहा था, इतना बड़ा इसका क्षेत्रफल था, रसिया, सोवियत, यूएसएसआर और ये वार्सो पैक्ट। लेकिन धीरे धीरे रसिया जो था वो सोवियत संघ के देशों को संभाल नहीं पाया। रसिया ज्यादा ध्यान दे दिया रूस पे, उससे कम ध्यान दिया उसने इस सोवियत संघ पे, उससे भी कम ध्यान दिया वार्सो पैक्ट पे। तो वार्सो पैक्ट के लोगों को लगा कि हम रसियन भाषा नहीं सीख पा रहे हैं, ज्यादा विकास रसिया का, और हम क्यों नहीं वार्सो पैक्ट से अलग हो जाए। इसमें अमेरिका ने भी साथ दिया कि भाई हमारे साथ आओगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, भाषा सीखने में इजी है, कल्चर सीखने में इजी है, लोकतंत्र के देश हैं, खुल के विरोध कर सकते हो, इसमें विरोध करोगे तो मराइए जाओगे, विरोध नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते हो, सरकार नहीं चेंज कर सकते। तो वार्सो पैक्ट के लोगों को भी लगा कि भैया अब वार्सो पैक्ट में फायदा नहीं है, और यूएसएसआर को भी लग रहा था। तो इसका मतलब रसिया के दो जो फ्रंट लाइन थे ये हटने वाले थे यहां से, और इसमें अमेरिका कामयाब हो गया यहां से। इधर से नाटो इस पे प्रेशर लगा रहा था कि भैया तुम लोग वार्सो पैक्ट छोड़ो, इधर से सेंटो इस पे प्रेशर लगा रहा था कि तुम लोग इसको छोड़ो, और इधर रसिया का दिमाग उलझा के सेटो लगाया हुआ था, सेटो। इससे रसिया चारों ओर से उलझ गया और उसकी इकोनॉमी चौपट होने लगी, और गैरवाचोक वहां के जो राष्ट्रपति आए उसने पूरे रसिया को ही डुबा दिया। धीरे धीरे रसिया कमजोर होते गया। रसिया कमजोर हुआ तो सोवियत संघ कमजोर हुआ, और वार्सो पैक्ट के ये जो देश थे ये भी कमजोर होते गए। उधर नाटो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहा था। 1989 का जो दशक आया, 1989, यह बहुत खतरनाक था रसिया के लिए। इस दौरान रसिया के प्रभाव से यह वार्सो पैक्ट खत्म हो गया, रसिया के प्रभाव से यह वार्सो पैक्ट खत्म हो गया। तो 1989 में खत्म हो गया वार्सो पैक्ट, यह वार्सो पैक्ट कमजोर हो गया। अब आप देखिए रसिया इधर से कमजोर हुआ और बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई 1989 में। 1989 में बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई। अब धीरे धीरे यूएसएसआर समेटते गया। दूसरा झटका क्या लगा यहां पर, यह वार्सो पैक्ट टूट गया, सारे देश कम्युनिस्ट छोड़ के धीरे धीरे वहां पर लोकतंत्र आने लगा, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अच्छा लगता है। उसके बाद रसिया के लिए खतरनाक दिन आता है 1991, 1991। फाइनली रसिया के साथ जितने सोवियत संघ के देश थे वो टूटने लगे। सब इधर से टूटे, सब लातविया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों देश के लोग हाथ पकड़ के एक साथ खड़े हो गए थे, गाना गाते थे लोग। 3 देश तक लाइन लगाया था, सब सिंगिंग रिवॉल्यूशन कहा जाता है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये कहे सब कि हम लोकतंत्र चाहते हैं, रूस के दबाव में नहीं रहेंगे, रूस से अलग होते हैं, हम अपना स्वतंत्र देश बनाते हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब के सब टूट गए सब, और हो गया, बच गया 1991 में इतना छोटा सा रसिया। तो रसिया के साथ इतना कांड हो गया, यहां से हाथ से गया इसका वार्सो पैक्ट, और ये वाला पूरा एरिया गया सोवियत संघ का, बच गया 1991 के बाद ये रसिया। जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये भी नहीं चल सका सेंटो, क्योंकि सेंटो की जरूरत ही खत्म हो गई। अब ये लोग अमेरिका से मांगते थे मदद, अमेरिका देता ही नहीं था। बाद में इराक अमेरिका का दुश्मन बन गया, ईरान अमेरिका का दुश्मन बन गया। एक वक्त था अमेरिका ने इन लोग को हथियार दिया था, पैसे दिया था कि लड़ो, रसिया से बाहर कर दिया। यहां पे भी चाइना का प्रभाव आ गया, सेंटो सेना यहां से भी खत्म हो गई। यहां पे तो सेटो भी खत्म हो गई, सेंटो भी खत्म हो गई। अब बच गया केवल इधर से तो नाटो बच गया, और नाटो अब तेजी से एक्सपेंड करने लगा। रीजन क्या था एक्सपेंड करने का, देखिए 1991 में जब सोवियत संघ टूट चुका था, रसिया वार्सो पैक्ट से भी पीछे हट चुका था और सोवियत संघ भी बिखर चुका था, तो रसिया यहां तक आ गया था। फिर भी नाटो की जरूरत क्यों लगती है, इसलिए जब 2002 के बाद पुतिन सत्ता में आए तो पुतिन ने वापस उस ग्रेट रसिया की कल्पना किया, और उन्होंने कहा कि यह बिखराव एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो यूरोपीय देशों को लगा कि ऐसा ना हो कि ये फिर से आगे बढ़ना चालू करें यहां पर, इसलिए दोबारा नाटो का एक्सपेंशन करना जरूरी था और नाटो का प्रसार किया जाने लगा। तो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भले नाटो एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन नाटो की मजबूरी है। रसिया इतना एग्रेसिवली बढ़ रहा था कि यूरोप को तो कचल देता हो। इसी बीच 2014 में एक घटना होती है, यही यूक्रेन, इस ससुरा बहुत खचरई कर रहा था।
तो यूक्रेन जो था वो कह रहा था कि हम रसिया के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं और यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनना चाहते हैं, ताकि वो इस पूरे देशों में अपना सामान बेच सके, यहां से ज्यादा कनेक्टिविटी हो सके। उस समय पुतिन का कहना था कि रूस के प्रभाव से तुम जा रहे हो यूरोपीय यूनियन में, लेकिन बाद में तुम नाटो में चले जाओगे, और नाटो में जाने का एक लॉस ये है कि नाटो के 31 देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, नाटो में जो है 31 देश है, उसमें अमेरिका भी है। अगर यूक्रेन नाटो में चला जाता है तो नाटो सेना के संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत कोई भी देश एक दूसरे के सैन्य संगठनों का यूज कर सकता है, तो यूक्रेन की सीमा तक अमेरिका की फौज आ जाएगी। अब बताइए, रूस क्यों ना चिंतित हो कि यूक्रेन अगर चला गया नाटो में तो नाटो की सेना कहां तक आ जाएगी, रूस की सरहद तक आ जाएगी। तो उस समय 2014 में पुतिन ने काफी समझाया था, लेकिन यूक्रेन कहा कि ना, हम जइबे करेंगे यूरोपीय यूनियन में। तो यूक्रेन का एक निचला भाग जिसका नाम क्रीमिया था, 2014 में रसिया ने क्रीमिया पे अधिकार कर लिया और कहा कि यह क्रीमिया रसिया का हो गया। तो ये तो यूरोपीय यूनियन में चले गए, और यह साबित सही हुआ। पुतिन ने कहा था कि शुरुआत में ये जा रहे हैं यूरोपीय यूनियन में, बाद में चले जाएगा ये नाटो में, और वही हुआ। जैसे आए 2020 से ही जेलेंस्की, अब इन लोग को लगने लगा कि भैया हमारा देश है, क्रीमिया तुमने कैसे ले लिया, क्रीमिया कैसे ले लिया, हमारा देश है, हम चाहें अपने देश को नाटो में ले जाएं या कहीं ले जाए, हम यूरोपीय यूनियन में आ चुके हैं, अब हमको नाटो का भी सदस्य बनाया जाए। अभी ससुरा सोचिए रहा था कि बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, ताबड़तोड़ मार दिया पुतिन हमला करके यूक्रेन। आज ससुरा तो नहीं, तुम जब सदस्य बनेगा तब ना आर्टिकल 5 लगेगा और बाकी